लेते हैं नेक्स्ट सवाल। कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? आंसर क्या हो जाएगा साहब, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका मगध। आंसर क्या हो जाएगा? मगध। अच्छा, मगध जो था, मगध साम्राज्य, इसका विस्तार वर्तमान जो बिहार है इनके किस क्षेत्रों में था? किन क्षेत्रों में वर्तमान बिहार के, बताइए? मगध, हाँ, पटना और गया का क्षेत्र। कई बार सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि जो प्राचीन मगध का क्षेत्र था वो वर्तमान बिहार के किन क्षेत्रों में अवस्थित था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? पटना और गया में, पटना और गया में। थोड़ा सा मगध से जुड़ा हुआ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मगध महाजनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे और 16 महाजनपद में एक महाजनपद था, जो महाजनपद कौन था? मगध था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी, गंगा नदी घाटी में, और गंगा नदी घाटी के किनारे ही ये मगध जनपद का विस्तार हुआ। अब मगध का क्षेत्र देखिए तो ये गंगा के आसपास ही है। उस समय 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो हो सकता है कि कई बार सवाल इस तरह से भी पूछता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ की बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे? भगवती सूत्र। ठीक है, ये जैन पुस्तक है। कई बार तो सवाल सिंपल पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, 4 गो ऑप्शन दे देगा, या कौन नहीं है, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अंगुत्तर निकाय सूत पीटक का एक भाग है। अंगुत्तर निकाय जो है किसका भाग है? सूत पीटक। और सूत पीटक शायद कल के क्लास में बताए थे, उसमें क्या है? चलिए, 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे अधिक क्या था? शक्तिशाली हो गई थी, शक्तिशाली हो गई। जितना भी 16 था सारे, बाद में जाकर के आप देखिए अंग को और भी क्षेत्रों को ये सारे जो था ना मगध, ये सारे क्या कर लिया था? मिला लिया था उसमें। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला नंबर, मगध जनपद जो था ये सबसे शक्तिशाली बना तो क्यों बना? एक बात याद रखिए, जिन क्षेत्रों का राजस्व अधिक होगा, जिन सरकारों को राजस्व अधिक आएगा, स्वाभाविक बात है कि वो क्षेत्र क्या बनेगा? शक्तिशाली बनेगा। अगर आप अपने गांव घर में ही देखिए, जिस घर में अधिक आय आता हो और जो घर अधिक विकास कर रहा हो, जो परिवार अधिक विकास कर रहा हो, आसपास में देखिएगा कि उसका वर्चस्व अधिक होता है, लोग उसको सम्मान करता है। इसलिए करता है क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ेगा तो इसके पास रुपया पैसा है तो मदद कर सकता है। इस वजह से वही बात है, भलो महत्वाकांक्षा जो भी हो लोगों का वो पूरा हो या नहीं हो, लेकिन उम्मीद जरूर लगाए रहता है आसपास के लोग। लेकिन आपको पता है कि जरूरत पे कोई भी इंसान काम नहीं करता है। चलिए, तो हम मेरा मेनली ये बात बताने का मकसद यही था कि सीधी बात है कि जहाँ का राजस्व अधिक होगा, जहाँ का इनकम अधिक होगा, वो क्षेत्र क्या बनेगा? शक्तिशाली बनेगा। तो मगध जनपद, क्योंकि उस समय 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों बना? सबसे पहला कारण यह था कि मगध का क्षेत्र किस नदी के किनारे बसा था? गंगा नदी घाटी के किनारे। गंगा नदी घाटी के किनारे बसा। तो आपको पता है कि गंगा के किनारे जो आसपास का क्षेत्र है वो भारत के सबसे उपजाऊ भूमि में अव्वल है। जो भी उपजाऊ भूमि भारत में उसमें सबसे अव्वल अगर है तो वो गंगा की भूमि है, जहां पर सबसे अधिक उपज होती है। तो स्वाभाविक बात है कि उपज अधिक होगा तो वहां पर भी राजस्व क्या होगा? अधिक आएगा। तो यही कारण था कि महाजनपद जो मगध महाजनपद था, इसकी सफलता का मुख्य कारण जो था वो था उपजाऊ भूमि। और भी कारण था, उपजाऊ भूमि, जनसंख्या की वृद्धि, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, जंगल एवं खनिज संपदाओं की बहुलता। क्योंकि आप देखिए आसपास के क्षेत्रों में गंगा का जो तटीय क्षेत्र है, बिहार को, झारखंड को, ये सब को ले लीजिए तो आप देखिए कि आप पटना गया का जो भी क्षेत्र है, आप रोहतास का क्षेत्र ले लीजिए, गया का क्षेत्र ले लीजिए, तो आप देखिए वहाँ पर क्या है? उर्वरता के साथ साथ वहाँ पर खनिज संपदाओं की बहुलता है।
होने की सबसे पहला नंबर उपजाऊ भूमि का होना, क्योंकि गंगा नदी होने के कारण, गंगा नदी के तट के किनारे ये बसे होने के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ हुआ करती है थी। जनसंख्या की यहाँ वृद्धि हुई। इसके साथ साथ सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी यहाँ पर हुए। इसके साथ साथ जंगल और खनिज संपदाओं की बहुलता यहाँ पर थी। हाथियों की बहुलता थी। गंगा, सोन, पुनपुन नदियों का होना सुरक्षा एवं व्यापार में लाभदायक, क्योंकि नदियों से व्यापार भी करना और एक तरह से इसको बाहरी सुरक्षा भी प्रदान करती थी। दूसरे राजाओं, महाराजाओं या बाहरी आक्रमणों से इसको रक्षा करने में मदद करती थी ये गंगा, सोन और पुनपुन नदियाँ। ठीक है। और इसके साथ साथ नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, यानी मगध साम्राज्य में नए नए चीज़ों का विकास होता गया, जिसके कारण ये महाजनपद धीरे धीरे क्या बन गई थी, शक्तिशाली बन गई थी। और इसके साथ साथ मगध पर सबसे बड़ा रीजन था वो था योग शासक का होना। जब सारे चीज आपको हो और योग शासक ही अगर नहीं हो तो इसका मतलब सारा कुछ क्या है, चौपट है। कहता है कि पूत कपूत तो धन का है संयोय, और पूत सपूत तब धन का है संयोय। मतलब समझ में आया। पुत्र अगर कपूत हो जाए, नालायक हो जाए, तब आप जो धन संयोग कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ये बेकार कर रहे हैं। क्योंकि आप कितनों धन जमा कर लीजिएगा और आपका पुत्र कपूत निकल गया, कुपात्र निकल गया, तो सारा धन दौलत को बेच बाच करके, पी पा करके, उड़ा तुरा करके बराबर कर देगा। आपको जमा करने से कोई फायदा नहीं है। और पूत सपूत तब धन का है संयोग। और जब पूत आपका बढ़िया निकल गया, पुत्र बढ़िया हो गया, तो फिर आप धन क्यों संयोगेगा? क्योंकि इतना वो लायक निकल गया कि खुद जमा कर सकता है, आपको जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक परिवार की बात बोले। उसी तरह से किसी भी साम्राज्य का अगर शासक अगर योग हो तो स्वाभाविक बात है कि वो शासक क्या होगा, वो साम्राज्य क्या होगा, शक्तिशाली होगा। ऐसा नहीं बात है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट था इसके शक्तिशाली होने का। और ऐसा नहीं बात है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। मगध के उत्थान में हर्यक वंश प्रथम ऐतिहासिक वंश है। प्रथम ऐतिहासिक वंश है। जिस वंश के काल में मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों से क्या हो गया, अधिक शक्तिशाली हो गया। अन्य महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि मगध की बात आई है और मगध साम्राज्य शक्तिशाली थी। और हमेशा आप देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में मगध से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। इसीलिए करके थोड़ा सा हम लोग मगध साम्राज्य को मोटा मोटी प्रयास किए हैं कि कवर करने का। अब देखिए मगध साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। मगध साम्राज्य जो था ना, ये उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तरित था। सोन नदी तक विस्तरित था। ये पश्चिम में सोन नदी, पश्चिम में सोन नदी। देखिए यहाँ से गंगा नदी बहती है, तो इसको जस्ट यहाँ पे मगध साम्राज्य इस प्रकार से विस्तरित था। ठीक है। और इसके पश्चिम में कौन सी नदी, सोन नदी। इस प्रकार से आपको पता है कि कौन सी नदी जाती है, सोन नदी जाती है यहाँ तक। और यहाँ से आपको पता है कि नीचे में दक्षिण की तरफ यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और पूर्व में चंपा, आपको पता है कि यहाँ पर जो हुआ करता था, चंपा साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ पे चंपा जो वर्तमान अभी भागलपुर का क्षेत्र है ना, भागलपुर का क्षेत्र, ये कहलाता था चंपा कहलाता था। तो ये हो गया बीच का मगध। तो कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी के किस ओर मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था, तो किस तरफ हुआ, दक्षिण की तरफ। लेकिन पूछेगा कि मगध साम्राज्य से गंगा नदी किस ओर अवस्थित है, तो क्या बोलेंगे, उत्तर की तरफ विंध्याचल पर्वत, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ सोन नदी और पूर्व की तरफ चंपा। और समझ बात है। तो इस तरह से मगध साम्राज्य का विस्तार था और धीरे धीरे विस्तरित होता चला गया। मगध की राजधानी जो हुआ करती थी प्राचीन में, वो राजगिरी हुआ करती थी, या इसी को गिरिब्रज कहा जाता था। ठीक है साहब।
मगध पर सबसे प्राचीन वंश जो था वो बृहद्रथ वंश था। कौन सा था? बृहद्रथ वंश था। मतलब मगध जो ये साम्राज्य था, इस पर सबसे पहला, सबसे प्राचीन वंश को स्थापित हुआ तो वो हुआ बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ही किया था, अपने नाम पर ही किया था। ठीक है साहब, अपने नाम पर ही किया था। तो याद रखना है। हाँ बोलिए। कौन? नहीं, वो अलग था, ये अलग है। वो अलग था मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है ना। तो मगध पर सबसे प्राचीन वंश जो था वो बृहद्रथ वंश था, और इसका जो संस्थापक था बृहद्रथ वंश का, वो कौन था? बृहद्रथ ही था। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बृहद्रथ का पुत्र ना ना ना, वास्तु नहीं होगा यहाँ पे। एक मिनट रुकिए, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, क्या बताएं। एक्चुअली है क्या, जो 10 दिन बैच को बढ़ाए थे ना टाइम, जिस वजह से, वो वजह ही मेरा खत्म हो गया। बनाए थे कि 10 दिन में PDF वगैरह तैयार करके, जो PPT वगैरह है उसको तैयार करके रखा जाएगा। ठीक है, रख लेंगे 10 को 12 को। लैपटॉप गया खराब, हो दिए थे ठीक करने, उसको पूछ लिए थे पहले कि जो मतलब इसमें फॉर्मेट नहीं ना, फॉर्मेट कुछ नहीं मारना है। और क्या क्या के मार दिया फॉर्मेट, जितना भी टाइप किया हुआ हर चीज़ था सारा बर्बाद हो गया। पंकज थोड़ा पहले आप आया करिए, पर डे आप लेट आते हैं। अगर नहीं आपको एडजस्ट होता, नहीं आइए। ठीक है, सीधी बात है। सुतले रह गए वो आप समझिए। वीडियो जब शूट होता है तो एक दिन करंट अफेयर शूट कर रहे थे, हिला दिया और हो गया शूट दीवार। बताइए, इसी लेकर के टाइम से पहले आने का प्रयास करिए। हाँ, एक आध दिन कभी हो गया, लेट हो गया, अलग बात है, आपका लक्षण है। किसी भी बैच में आप आते हैं तो लेट ही आते हैं, लक्षण थोड़ा सुधारिए। ठीक है, चलिए। बृहद्रथ वसु का पुत्र था। वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। ये जो बृहद्रथ, जो मगध पर प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश का स्थापित किया था ना, वो जो था वसु का पुत्र था। किसका बेटा था? वसु का पुत्र था। और बाद में जाकर के इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा जरासंध, यानी ये जरासंध का पिता था। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी जो राजा हुआ वो हुआ जरासंध। कौन हुआ? जरासंध। देखिए, पहले बना बृहद्रथ, उसके बाद इसका बेटा बना मगध के साम्राज्य पर राजा, वो बना जरासंध। ठीक है, जरासंध मथुरा के शासक कंस की बहन से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। कंस की बहन से। वो कंस जो कृष्ण की मामा थे, कृष्ण के मामा थे ना, तो इसका मतलब कृष्ण के मौसी से विवाह किया था। यही हुआ ना, क्योंकि जरासंध मथुरा का शासक जो था कंस, उसके बहन से विवाह किया। और जो कंस था वो मामा था किसका? कृष्ण का। तो कृष्ण का मामा था, इसका मतलब कृष्ण के पिताजी भी मथुरा का जो शासक था कंस, उसके बहन से किया होगा। और ये भी किया, तो इसका मतलब हुआ कृष्ण का जरासंध कौन हुआ? मौसा हुआ। यही ना। चलिए, रिश्ता फरियाद न रखना है। चलिए, चलिए। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने हत्या कर अपने पुत्र को क्या बना दिया? शासक बना दिया। तो देखिए, मगध पर सबसे पहले कौन बना? बृहद्रथ। इसके बाद कौन बना? जरासंध। और अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। अब इसको मार देता है, इसको मार देता है। कौन? इसका एक मंत्री है जिसका नाम क्या है? पुलिक। ये क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अपने पुत्र को क्या करता है? शासक बना देता है। आ रहा समझ बात है कि मगध के साम्राज्य पर पहला वंश था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश को स्थापित किया था बृहद्रथ। उसके बाद उसका पुत्र जो था जरासंध, जरासंध वहां का राजा बना। उसके बाद बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। और रिपुंजय की हत्या
उसका मंत्री, जिसका क्या नाम था, पुलिक, वो कर देता है और अपने पुत्र को क्या करता है, राजा बना देता है। खुद राजा नहीं बनता है, अपने पुत्र को बना देता है। लेकिन जो ही ये मार करके अपने पुत्र को बनाता है, तो ही तीसरा व्यक्ति, जिस तरह से कहता है ना कि जैसा आप करिएगा वैसा ही भोगिएगा, सीधी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, वही बात है। ये अपने राजा को मार करके अपने पुत्र को बना दिया, तो इसके भी मंत्री क्या करता है, दोनों बाप बेटा को मार करके अपने पुत्र को बना देता है। ठीक है, चलिए। पुलिक एवं उसके पुत्र की हत्या कर उसके मंत्री मही ने अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। अब आ गया बिंबिसार, आ गया कहानी समझ में कि पहले वृद्धरथ था, उसके बाद जरासंध बना, उसके बाद रिपुंजय बना, रिपुंजय को मार दिया उसके मंत्री पुलिक, और पुलिक अपने पुत्र को बना दिया राजा, और पुलिक और उसके पुत्र को मार दिया उसका मंत्री कौन, मही, और अपने पुत्र किसको बना दिया, बिंबिसार को राजा। आए समझे बात है। इस तरह से मगध के साम्राज्य पर राजनीतिक घटनाएं होती गई। जब ये बिंबिसार मगध की गद्दी पे बैठा, जब मगध की गद्दी पर बैठा, तो इन्होंने एक नए राजवंश को स्थापित किया, एक नए राजवंश को स्थापित किया। बिंबिसार मगध पर हर्यंक वंश को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ऐसा नहीं बात है। अब यहां से एक वंश हो गया वृद्धरथ वंश। अब देखिए यहां से दूसरा वंश शुरू हो गया, हर्यंक वंश। ठीक है, तो कई बार सजाने के लिए आ जाता है कि मगध की गद्दी पर स्थापित होने वाले वंशों को सही क्रम में सजाएं। ठीक है, इस तरह से आपको दे देगा चुनने के लिए। तो सवाल देखिए, पूछने की सवाल होता है, कंटेंट उतना ही, लेकिन पूछने का जो तरीका होता है, पूछने का जो लहजा होता है, पूछने की जो प्रकृति होती है ना, यही चेंज हो जाता है, जिसके कारण हम जाकर के फंस जाते हैं। आ रहा समझ बात है। चलिए साहब, कहीं अगर डाउट हो तो पूछना है साहब, चुप्पे चुप मोने मोन गुम्मे गुमने रहना है। चलिए, अब आ गया हर्यंक वंश। हर्यंक वंश जो रहा साहब, वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये काल है हर्यंक वंश का। हाँ देखिए, ये इसके पुत्र का नाम कहीं वर्णित नहीं है। ठीक है, अगर वर्णित होता तो हम बोल देते, किसी भी बुक में वर्णित नहीं है, और बहुत कम बुक में इतना बात भी लिखा हुआ। बस बृहद्रथ वंश हुआ, जरासंध हुआ, बस सीधे बना दिया बिंबिसार को। ठीक है, तो बहुत, अगर आपको कहीं पता चले किसी को, तो हमको भी थोड़ा सा बता दे, नहीं दिखा नहीं दिया, सिखा दीजिएगा। दिखाने की बात नहीं है। दिखाने का मतलब क्या हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप हमको दिखा देना, ये नहीं। कहीं मिल गया तो हम नहीं जाने तो हम भी सीख लेंगे साहब। चलिए देखिए, जीवन के हर मोड़ पे प्रयास करिए कुछ ना कुछ सीखने का। आप कहीं भी जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो प्रयास करिए सही चीज़ों को सीखने का, समझ रहे हैं। और छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। पशु हो या इंसान हो, उससे भी कुछ ना कुछ सीखते रहिए। पशु भी सिखाता है हम लोगों को कुछ ना कुछ, तो सीखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा साहब। अब देखिए, इसको स्थापित कौन किया था, बिंबिसार। कौन स्थापित किया, बिंबिसार। और बिंबिसार कब स्थापित किया, 544 ईसा पूर्व। आ रहा समझ बात है। अब देखिए साहब, बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और बिंबिसार प्रथम भारतीय शासक था जो अस्थायी सेना रखना शुरू किया। जबकि आप सल्तनत काल में जाते हैं तब पढ़ते हैं आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शासक थे जो पहली बार अस्थायी सेना रखना शुरू किया और नगद वेतन देना शुरू किया। लेकिन इससे पहले अगर एक भारतीय शब्द जोड़ दे, भारतीय, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भारतीय नहीं था ना साहब, वो बाहरी था। अगर भारतीय शब्द जोड़ दे तो याद रखना है, तब बिंबिसार वैसे शासक हुए जो अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया था। अस्थाई सेना का मतलब समझ में आता है। पहले क्या हुआ करता था जानते हैं, सेना परमानेंटली नहीं हुआ करता था। राजा को किसी से अगर लड़ना है ना, तो सारे लोगों को जमा करके ट्रेनिंग करके सेना तैयार कर लेता था और जाकर के लड़ जाता था। लड़ाई खत्म, सेना खत्म, कहानी खत्म। जब तक आप हैं तब तक आपको वेतन मिला, बाकी आप क्या करिए, दूसरा काम करिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अग्निवीर आ गया ना, 4 साल नौकरी करिए, अग्निवीर बन जाइए, और बाद घर आ जाइए, ना। अच्छा, तो उसी तरह का अस्थाई सेना,
पहले हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिंबिसार ऐसे भारतीय शासक था जिन्होंने अस्थायी सेना को रखना शुरू किया। आ रहा समझे बात है। चलिए देखिए, अगर यहाँ से मगध से साम्राज्य पूछा है तो मेरा प्रयास है कि मगध के सारे कंटेंट को क्या कर दें, कवर कर दें। और बच्चा बोलता कि सर इतना से हो जाएगा क्या? अरे अंतर बस इतना है कि अगर आपको एंशिएंट पढ़ाते स्टार्टिंग से तो क्रम से पढ़ाते, यहाँ क्या है कि जहाँ सवाल होता है वहाँ पूरी तरह से कंटेंट को हम डाल देते हैं, बस अंतर यही है। दूसरी बात है, टारगेट बैच का मतलब ही हुआ कि 4 से 5 महीना में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ खत्म करना, और नहीं तो फाउंडेशन किस काम का होता है। अगर सारे बातें इसी में हो जाए सीरियली रूप से, और 4 महीना में आप चाह रहे हैं कि फाउंडेशन बैच वाला चीजें हो जाए, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। फाउंडेशन बैच का टाइम है 1.5-2 घंटा और पढ़ाते हैं उसमें 1 साल। तो इतना कंटेंट डाल देंगे कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये सोचिएगा कि इतना कंटेंट डाल दें कि जीरो से हीरो बन जाए, तो हीरो नहीं बना पाएंगे साहब, सीधी बात। इस बैच में आपको रिजल्ट के लायक काम कर देंगे। चलिए साहब, बिंबिसार कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह कर काशी का जागीर दहेज में प्राप्त किया। देखिए पहले क्या हुआ था राजा महाराजा में, देखिए तिलक अभी भी होता है, देख रहे हैं, उस समय भी तिलक हुआ करता था। इसका मतलब है कि पहले अधिक तिलक पड़ता था, काशी का काशी मिल जाया करता था, अभी तो थोड़ा कम हो गया है कि नहीं? चलिए देखिए, पहले जो राजा महाराजा था ना, क्योंकि देखिए ये जो आपको बताए थे अभी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये क्या किया था कि भारत को 2 भागों में बांट दिया था। दक्षिण के तरफ जो साम्राज्य हुआ करता था वो अपने में विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की तरफ ही सीमित रहा करता था, और जो उत्तर की तरफ है उत्तर की तरफ सीमित रहा करता था। तो होता क्या था कि सब राजा महाराजाओं में ना महत्वाकांक्षा हुआ करता था कि हम पूरे भारत का साम्राज्य राजा बने, समझ रहे, शासक बने। इस वजह से वो अपने आसपास के साम्राज्य पर हमेशा क्या करता था, आक्रमण करते रहता था। तो वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, क्यों आक्रमण करता था? साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ना दल बल छल सब का प्रयोग करता है। जिस तरह से अभी नेतवा सब दल बल छल सब का प्रयोग करता है ना, उसी तरह से उस समय राजा भी दल बल छल सब का प्रयोग करता था। और इसमें वो 2-3 तरीका को अपनाता था, एक तो आक्रमण नीति, एक संधि नीति, और एक विवाह नीति। ठीक है, मतलब हम अगर मजबूत शासक है, शक्तिशाली शासक है, तो कमजोर शासक पर आक्रमण करके और उसका साम्राज्य अपने में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। एक तरीका ये हुआ आक्रमण नीति। दूसरा क्या हुआ, संधि नीति। मतलब क्या, हम दोनों बराबर लेवल में हैं तो क्या कर लिए, दोस्ती कर लिए, थोड़ा सा क्षेत्र आपका ले लिए फुसला करके, दोस्ती करके, ऐसा बात है। और तीसरा था विवाह नीति, कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली हम चाह रहे हैं मिलाने के लिए, तो रिश्तेदारियां भंजा लेते हैं, ऐसा बात है। विवाह कर लिए उसके पुत्री से, उसकी बहन से, या साम्राज्य का जो भी शासक है उसके किसी परिवार से, और दहेज में क्या ले लेते थे, उसका साम्राज्य ले लेते थे, ऐसा बात है। तो क्योंकि काशी का क्षेत्र ना राजस्व के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि काशी का भी क्षेत्र किस किनारे आता है, गंगा के किनारे। इसका मतलब वहां की भूमि क्या होगी, उपजाऊ होगी। उपजाऊ होने के कारण वहां से राजस्व अधिक आता था, समझ रहे ना। और ये नजर बनाए हुए था बिंबिसार, समझ रहे, बिंबिसार उस पर नजर बनाए हुए था, किसी तरह काशी मेरे पास आ जाए। लेकिन वहां का शासक जो था कौन, क्योंकि काशी का जो क्षेत्र था ना वो कौशल क्षेत्र में आता था। किस क्षेत्र में आता था, कौशल क्षेत्र में आता था। कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती हुआ करती थी, ठीक है ना। तो वहां का राजा था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत भी शक्तिशाली राजा था, क्योंकि काशी का क्षेत्र, स्वाभाविक बात है कि आपको बताया, मगध इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि वहां पर राजस्व अधिक आता था, वो उपजाऊ भूमि थी। तो काशी के साथ भी तो वही उसी तरह का चीज है ना, कौशल के साथ भी, तो ये भी शक्तिशाली राजा था। जब बिंबिसार को लगा कि यहाँ से इससे जीत पाना बड़ा मुश्किल है, तो रिश्तेदारियां भंजा लेते, समझ रहे। तो विवाह नीति को ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था बिंबिसार। और क्या किया कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसकी जो बहन थी, प्रसेनजीत की बहन, जिसका नाम था महाकोशला, क्या नाम था, महाकोशला, इससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया, समझ रहे। और दहेज में कौन चीज ले लिया, काशी का जागीर ले लिया, काशी ले लिया दहेज में, ऐसा बात है। बाद में क्या होता है कि बाद में, अच्छा 1-2 शादी और करवा देते इसको, ठीक है। तो एक हो गया महाकोशला से, उसके बाद वैशाली का राजा चेटक, वैशाली का राजा था चेटक, इसकी पुत्री थी, क्या नाम था, चेल्लाना, क्या नाम था, चेल्लाना, उससे विवाह किया। और इसके साथ साथ मद्रे, पंजाब को कहा जाता था उस समय मद्रे, ठीक है, वहां की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उसे क्या कर लिया, ये शादी कर लिया।
तो 3 विवाह हो गया। तो महाकोसला से और चंद्रना से और क्षेमा से। तो एक थी कहाँ की, काशी से, कौशल से। एक कहाँ की थी, वैशाली की। और एक कहाँ थी, मध्य पंजाब की। ऐसा नहीं बात है। ये 3 विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो इसके बाद हुआ क्या कि अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। इसका जो बेटा था ना, इसका बेटा था महाकोसला से उत्पन्न हुआ था अजात शत्रु। ये अपने पिता की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। हत्या करने का 2-3 रीजन हुआ करता था। एक तो इसको साम्राज्य राजा बनने का महत्वाकांक्षा था अजात शत्रु को। दूसरी बात कि वैशाली की नगर वधु हुआ करती थी आम्रपाली। वैशाली की नगर वधु हुआ करती थी। और नगर वधु होने के कारण ये जो है ना बिंबिसार, ये इस पर फिदा था। ऐसा नहीं बात है। और इस पर फिदा था। और ये बिंबिसार ही नहीं फिदा था, बल्कि जो उस समय का आसपास का जितना भी साम्राज्य था ना, उस साम्राज्य के जितने भी राजा महाराजा थे, वो सारे आम्रपाली पर क्या इतना सुंदर थी देखने में कि वो फिदा थी। और इसका नाम आम्रपाली क्यों पड़ा था, क्योंकि ये जो हुआ था ना आम्रपाली का जो जन्म हुआ था ना, एक अविवाहित महिला से हुआ था, समझ रहे। जिसके कारण लोक लज्जा के कारण ना वो महिला क्या की कि एक आम के वृक्ष के नीचे इसको छोड़ करके चली गई। बाद में जाकर के जो उस बगान में गया था ना, तो उसको उठा करके लाई थी, क्योंकि आम के वृक्ष के नीचे ये मिली थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आम्रपाली पड़ गया। ठीक है। आम्रपाली बाद में जाकर के इतना सुंदर हो गई कि जितना भी व्यक्ति था ना, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, राजा महाराजा, सब इस पर मरने लगा था। ऐसा नहीं बात है। व्यापारी भी जाता था सामान बेचने के लिए तो ओकरे पर फिदा हो जाता था, समझ रहे बात को। तो इस तरह से उसके बाद कहा जाता है कि उस समय का जितना भी आसपास का साम्राज्य था ना, सब वहाँ का राजा महाराजा इसके एक झलक के लिए ना, तो इसके जो महल था, महल के आसपास में डेरा डाल ले था। 4-4 महीना 6-6 महीना डेरा डाल के रहता था। हाँ, तो देखने के लिए, खाली एक नजर उसको देखने के लिए, तो 6-6 महीना डेरा डाल ले रहता था। तो इस तरह का बात था। और इसमें एगो शामिल था बिंबिसार भी, ऐसा नहीं बात है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि वैशाली का जो राजा था चेटक, हुआ समस्या क्या कि दूसरा राजा क्या करता था कि आक्रमण कर देता था वैशाली पर। क्यों? आम्रपाली को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं बात है। तो लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता था, ऐसा समझ में। अभी देखते हैं कजरा के चक्कर में झगड़ा हो जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से उस समय आम्रपाली के चक्कर में झगड़ा हो जाता था। नहीं बुझा रहा है? हाँ, तो इस तरह की बातें थी। तो ये क्या किया चेटक, क्योंकि वहां पर हमेशा आक्रमण होता रहता था, तो बेचारा चेटक परेशान था। ये क्या किया कि बोले ऐसा करते हैं, वैशाली को, इसको आम्रपाली को नगर वधु ही घोषित कर देते हैं। नगर वधु ही घोषित कर देते हैं, ताकि समस्या ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको कर दिया नगर वधु घोषित। नगर वधु मतलब समझते हैं, पूरे नगर का वधु, समझ रहे, पूरे नगर का वधु। अब देखिए कि आम्रपाली पर इतने राजा महाराजा सारे फिदा था, और आम्रपाली फिदा हो गई एक बौद्ध भिक्षु पर, जिसका क्या नाम था, आनंद पे। गौतम बुद्ध, याद रखिएगा, पूछा जाता है यूपीएसआई में, यूपी दरोगा में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था, अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था। ये यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। तो कहाँ बिताया था वो? वैशाली में बिताया था। कहाँ बिताया था? वैशाली में। तो अंतिम वर्षा ऋतु ये वैशाली गए थे जब, तो वैशाली में वर्षा का समय था, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु जो था, गौतम बुद्ध अपने कुटिया में थे, महाविहार में थे। महाविहार उस समय हुआ करता था, महाविहार जहाँ बौद्ध भिक्षु रुकता है, वो वहां थे। और जो भी शिष्य हुआ करते थे वो मांग करके लाया करते थे। तो उसी मांगने के क्रम में जो क्या नाम बोले थे अभी, आनंद और जो भी बौद्ध भिक्षु था, ये सब मांगने जा रहा था। तो एक दिन मांगते मांगते पहुंच गया आम्रपाली के दरबार पे। तो आम्रपाली के दरबार पे जो ही गया, तो ये जब आनंद को देखी ना, तो ये मोहित हो गई, ठीक है।
और उसको ऑफर दी कि आप 4 महीना का जो वर्षा का ऋतु है आप ऐसा करिए मेरे राजमहल में बिताइए। ठीक है, आया समझ बात है। तो इस तरह की ऑफर दिया, क्योंकि ये फिदा हो गई थी आम्रपाली। देखिए इतना राजा महाराजा डेरा डाल के 4 महीना रह रहा है आम्रपाली के चक्कर में। ठीक है, लेकिन ये किस पर फिदा है? आनंद पे, बौद्ध भिक्षु पे फिदा है। और जो ही ये चीजों को देखा तो, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जब भी जाता था तो झुंड में, तो बाकी में जो साथ था ना बाकी बौद्ध भिक्षु, उसको लग गया थोड़ा सा जलस हो गया है कि नहीं। वो जाके गौतम बुद्ध को जाके बोल दिया कि देखिए जो है ना आनंद दूसरे फेरा में पड़ गया है। समझ रहे हैं, होता है कि नहीं, आपका दोस्त है ना, अगर आप किसी गर्लफ्रेंड से मिलने गए ना, एगो सहेली आएगी ओकरा साथ, दोस्तवा आपके साथ रहेगा ना, क्या बोलेगा जानते हैं? हमरा ओकरा सेटिंग कराने तो घर में बोल देंगे। सही बात है कि गलत है? रवि सही है ना? तो उसी तरह से जब वो आनंद गया ना, तो उसका जो दोस्त वगैरह था वो जा करके सीधा लौट के आया गौतम बुद्ध को बोलने के लिए कि क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य जो था वो आनंद ही था गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध बोले कि उस पर हमें पूर्ण भरोसा है, इसी लेकर के तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वो आनंद बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा जो काम ही है वृक्षों के नीचे रहना, हम कभी महल में नहीं रह सकते आपके साथ। और वो वहां से लौट करके बेचारा आनंद आ गया। और आते ही गौतम बुद्ध को ये कहानी बता दिया। उस सबको ये लगा था कि छुपा लेगा, बोलेगा तो नहीं है ये इस सब बात, समझ रहे, इसीलिए करके हम ही पहले जा करके बोल देते हैं। लेकिन वो जब आया तो वो गौतम बुद्ध को सारी घटनाएं बताया। तो गौतम बुद्ध उसको आदेश दे दिए कि जाओ तुम 4 महीना बिताएगा आम्रपाली के ही महल में। ठीक है, गौतम बुद्ध उसको आदेश दे दिए और वो 4 महीना गुरु का आदेश का पालन करते हुए आम्रपाली के राजमहल में बिताया। आ रहा कहानी समझ में? राजमहल में बिताया। और राजमहल में जब गया तो इतना न आम्रपाली को बौद्ध का ज्ञान दे दिया, इतना न बौद्ध का जो उपदेश दे दिया कि वो भी बौद्ध की साधुनी हो गई, साधु बन गई। ऐसा बात है, वो भी बौद्ध की साधु बन गई। और बाद में, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्त्री का प्रवेश वर्जित था, पहले बौद्ध भिक्षुनी नहीं हुआ करती थी केवल पुरुष ही बौद्ध भिक्षु हो सकता था। लेकिन आम्रपाली को 4 महीना इतना उपदेश दिया कि वो बौद्ध भिक्षुनु बनने के लिए तैयार हो गई। और इतना प्रभावित हुई कि बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए आम्रपाली विहार का निर्माण वैशाली में करवा दी। महाविहार समझते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को रहने वाला जो जगह होता है महाविहार कहलाता था। तो आम्रपाली महाविहार का निर्माण वो कहाँ करवा दी? वैशाली में करवा दी। देखिए जितना स्टोरी बता रहे इसमें बहुत सारे सवाल लपेटा जा रहा है। ठीक है, सवाल आ सकता है कि आम्रपाली विहार का निर्माण कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। किसने करवाया? ये चीजें। गौतम बुद्ध अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ गुजारा? ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो फिर इतना वो प्रभावित हुई कि बाद में गौतम बुद्ध के पास आकर के बोलती है कि हमें भी बौद्ध भिक्षुनी बना लीजिए। और याद रखिए कि पहली बौद्ध भिक्षुनी जो बनी थी वो कौन बनी थी? आम्रपाली। ऐसे इससे पहले सांकेतिक रूप से प्रजापति गौतमी थी, सांकेतिक रूप से, जबकि गौतम बुद्ध उसको अलाउड नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बनी थी। लेकिन गौतम बुद्ध पहली बार किसी महिलाओं को अलाउड किया बौद्ध भिक्षुनी के लिए, वो थी आम्रपाली। ऐसा बात है इस तरह से। तो आम्रपाली पर मरने वाला कौन था? बिंबिसार भी था। ये भी 4 महीना वैशाली में डेरा डाल के पटाइल था, समझ रहे, बिछौना लेकर के। तो इसका जो पिता था अजातशत्रु, सॉरी बेटा गड़बड़ा गया, इसका जो पुत्र था अजातशत्रु, वो सोचा कि 3 गो महारानी पहले से है करा और चौथा के चक्कर में पड़ल है, तो इसका मतलब है कैसन जो पड़ल है, तनी देख लेते हैं हमारे बाबू केकरा पर फिदा है। समझ रहे हैं, ये चला गया कहा? वैशाली, आम्रपाली को देखने के लिए। और जो ही आम्रपाली को देखा ना अजातशत्रु, तो ये भी हो गया उस पर फिदा। ऐसा बात है। हाँ, बाप बेटा दोनों, हाँ बाप बेटा दोनों। एक फिल्म आया था खेसारी लाल का, बाप जी आया था ना, क्या बोले? हाँ, उसका फिल्म हम देखते हैं, हाँ देखते हैं। अभी आप देखिए फरिश्ता उसका लगा हुआ है,
आपको तो बताए थे कि जाइए आप रो के नहीं निकलिएगा बाहर, तो फिर बताइएगा, चाहे वो गाना की बात हो या फिर उसकी स्टोरी की बात हो, ठीक है, पता चल जाएगा आपको क्या स्टोरी है। चलिए तो ये जब अजातशत्रु क्या किया, वो भी गया तो हाँ, तो जब फिदा हो गया तो सोचा कि अब बाप का पत्ता साफ करना पड़ेगा, तो बाप का पत्ता साफ करने के लिए बाप तक साफ कर दिया। ऐसा नहीं बात है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से अजातशत्रु जो कहलाया पित्ती हंता कहलाया, क्योंकि अपने पिता की हत्या करके तब ये क्या बना था, राजा बना था। ऐसा नहीं बात है। बाद में जाकर के क्या हुआ कि महाकोसला, क्योंकि बाप को तो मार दिया बिंबिसार को मार दिया ना, तो महाकोसला जो थी ना, ये बहुत मानती थी बिंबिसार को, बेचारी ये सदमा से 1 महीना के भीतर मर गई। ये सदमा से 1 महीना के अंदर ही क्या हो गई, मर गई। आ रहा समझ बात है? जब ये मर गई ना, तो ये जो था ना, क्या नाम था, प्रसेनजीत, ये बोला कि हम जो दिए थे महाकोसला को काशी दहेज में, वो श्रृंगार खर्च के लिए दिए थे। श्रृंगार खर्च क्या दिए थे, श्रृंगार खर्च। जब तक हमारी बहन रहेगी इसी के पैसा से क्या करेगी, श्रृंगार करेगी। मेरी बहन तो चल गई शूद्र ग्रह पे, तो अब कौन श्रृंगार करेगा, इसीलिए करके ये काशी हमको दे दो। क्या बोला, काशी हमको दे दो। काशी जो ही मांगा तो राजा अब कौन बना हुआ, अजातशत्रु। तो दोनों मामू भगना लड़ गया, युद्ध हो गया दोनों में लड़ाई तगड़ा हो गया। जब लड़ाई तगड़ा हो गया, अजातशत्रु को लगा कि हम हार जाएंगे, तो कर लिया मामू से समझौता। आया समझ में, संधि कर लिया। और संधि करके क्या क्या जानते हैं, इसकी बेटी थी प्रसेनजीत की बेटी वजीरा, ओकरा से बोला विवाह कर दीजिए, काशी हमरा दहेज में फिर दे दीजिए, श्रृंगार वो करते रहेगी। आया समझ बात है, कोई दिक्कत नहीं है। संधि में क्या हुआ है समझ में, कि काशी काहे लीजिएगा, अपना बेटी से हमरा विवाह कर दीजिए, वो श्रृंगार करते रहेगी, काशी दे दीजिए। तो फिर क्या किया कि प्रसेनजीत वजीरा से जो प्रसेनजीत की बेटी थी, मतलब इसकी मामू की लड़की थी, मेरी बहन होती, उसे क्या कर लिया, ये विवाह कर लिया, काशी फिर वो ले लिया। ऐसा में बात है, क्लियर है? चलिए हाँ, चलिए अब स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, पढ़ लीजिए लाइन में से केवल, ठीक है। देखिए, बिंबिसार अंग और आवंती को मगध साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। देखिए, काशी को दहेज के रूप में लेकर के मिला लिया, बाकी को 2 कर जीत करके क्या कर लिया, मिला लिया। अंग को जीता था और आवंती में संधि कर लिया था, ठीक है। बिंबिसार के समय जो राजस्व का उपज था वो कितना था, 1/6 था। कितना था, 1/6 था। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये भी एक बार पूछा गया था CDPO में कि जब बिंबिसार मगध की गद्दी पे बैठा था तो उस समय उसकी आयु क्या थी। ये सवाल CDPO में 2018 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जिस समय बिंबिसार मगध की गद्दी पे बैठा था उस समय उसकी आयु 15 वर्ष थी। कितना वर्ष थी, 15 वर्ष थी। चलिए, तो बिंबिसार के समय राजस्व, भू राजस्व जो था कितना था, 1/6 हुआ करता था। बिंबिसार के समय मगध की नगर वधु कौन थी, सालवती थी। देखिए, वैशाली की नगर वधु कौन बताए, आम्रपाली। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, और मगध की नगर वधु कौन, सालवती। कई बार क्या होता है कि हम तो आम्रपाली नगर वधु तो बच्चे से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, तो कभी होता है कि मगध का पूछ देता है, हमको लगता है कि गलती पूछ रहा है, वैशाली इसको समझ लेते हैं, आए समझ में, और मार देते हैं आम्रपाली। लेकिन नहीं, वो वैशाली की नगर वधु थी, और उससे भी अधिक फेमस थी सालवती। वो आम्रपाली जो थी ना, एक रात का लेती थी 50 का सारपन। उस समय जो सिक्का हुआ करता था ना, उसको कसारपन कहते थे, और ये लेती थी 100 का सारपन। 100 का सारपन सालवती, जो 100 का सारपन लेती थी, ठीक है ना। तो आम्रपाली कहाँ का, वैशाली का, और मगध का सालवती। चलिए, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था, जिसे गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा गया था। बिंबिसार का राजवैद्य मतलब समझते हैं, जो राज दरबार में डॉक्टर हुआ करता था, चिकित्सक हुआ करता था, जिसका क्या नाम था, जीवक। और इसको भेजा था गौतम बुद्ध की सेवा में, कौन भेजा था, बिंबिसार भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है साहब, आपको तो बता ही दिए थे कि ये जो है सो मगध की गद्दी पर अपने पिता की हत्या करके बैठा था।
अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुनिक था। और इसका विवाह परसेनजीत की पुत्री वजीरा से हुआ तथा काशी पुनः क्या कर लिया? ये प्राप्त कर लिया। यही बात बोले थे ना अभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति, याद रखिएगा साहब, भी आई है। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, मतलब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसी वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग बताए थे कि बौद्ध संगीति क्या है। बताए थे कि किसी भी धर्म में जब कुरीतियां फैलती है तो उसको दूर करने के लिए एक बैठक की जाती थी, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म में संगीति कहलाती थी, ठीक है ना। तो पहली संगीति जो हुई 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के वैभव पहाड़ी के सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ हुआ था? राजगिरी के वैभव पहाड़ी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन के थे? मां कश्यप की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। क्लियर है साहब? चलिए, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनी कर 461 ईसा पूर्व करके मगध की गद्दी पर बैठा। मतलब बिंबिसार को इसका बेटा अजातशत्रु मारा और अजातशत्रु का उसका बेटा, तो कहता है संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत, वही बात है। तो देखा कि मेरा पिता अपने बाप को मार दिया तो हम भी मार देते अपने बाप को, दिक्कत क्या है? आया समझ में? तो इसीलिए करके साहब, अगर अपने मम्मी पापा के साथ अगर आप गलत करते हैं ना, तो याद रखिए कि वो गलतियां आपके भी बच्चे आपके साथ करेंगे। इसीलिए करके कभी भी जीवन में ना मम्मी पापा को कभी भी आप परेशान मत करिए। और जो फरिश्ता मूवी की बात कर रहे हैं ना, वो इसी पर आधारित है। उदयनी 461 ईसा पूर्व अपनी राजधानी राजगिरी से कहां स्थापित कर लिया? पाटलिपुत्र। और इन्होंने पाटलिपुत्र शहर को पहले बसाया। पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया? तो उदयनी ने बसाया। और उसे बसा करके अपनी जो राजधानी पहले राजगिरी हुआ करती थी उसको उठा करके कहां ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। आ रहा समझे बात है? चलिए साहब, हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक था। नागदशक की हत्या कर उसके मंत्री शिशुनाग मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया और राजधानी कहां बना लिया? वैशाली बना दिया। देखिए, सबसे पहले मगध की राजधानी कहां हुई? राजगिरी। फिर उदयनी आया तो कहां उठा के लाया? पाटलिपुत्र। और फिर अंतिम जो शासक था हर्यक वंश का नागदशक, इसकी हत्या कर देता है कौन? उसका मंत्री जो था, कौन था? शिशुनाग। वो कर देता है हत्या और मगध की गद्दी पर तीसरे राजवंश के स्थापित कर देता है शिशुनाग वंश। और अपनी राजधानी उठा करके लाता है वैशाली को। तो देखिए, पहला था बृहद्रथ वंश, दूसरा हुआ हर्यंक वंश और तीसरा हुआ शिशुनाग वंश। क्लियर है साहब? चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्रम। केवल जो मगध की गद्दी पर जो क्रम हुआ राजवंश का, कई बार पूछ दिया जाता है कि राजवंश को सजाइए या फिर किस वंश की स्थापना मगध की गद्दी पर कौन किया था। देखिए, बृहद्रथ वंश, इसको स्थापित कौन किया था? बृहद्रथ किया था। और इसका अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। उसके बाद देखिए हर्यंक वंश, इसका संस्थापक कौन? बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन? नागदशक। फिर देखिए शिशुनाग वंश, और स्थापित भी कौन किया? शिशुनाग। और अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन। फिर देखिए नंद वंश को कौन स्थापित किया? महापद्म नंद। और इसका अंतिम शासक घनानंद। ठीक है। इसके बाद आया मौर्य वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, इसको स्थापित किया था। और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है साहब, यही बोल रहे थे ना अनीस। चलिए, उसके बाद शुंग वंश, और शुंग वंश को स्थापित कौन किया? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक इसका कौन था? देवभूति। उसके बाद है कण्व वंश को स्थापित किया वासुदेव। और इसका अंतिम शासक था सुधर्मा। तो ये मगध की गद्दी पर जो था उस समय का साम्राज्य, उसके बारे में है। कई बार हो सकता है कि पूछता है कि हर्यंक वंश के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश को स्थापित मगध की गद्दी पर किया गया, या इससे पूर्व कौन सा राजवंश था। ठीक है, या कई बार सजाने के लिए। तो मतलब 4-5 प्रकार से यहाँ से सवाल क्रिएट हो सकता है साहब। पॉइंट तो लग रहा है कम है, लेकिन सवाल जब क्रिएट होगा, जब टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा कि सवाल किस तरह से क्रिएट हो सकता है। क्लियर है साहब ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और 7 बजे वाला बैच से कोई बच्चा, 7 बजे वाला आज खुला है बैच क्या?
हमको भी नहीं आता, जब मैसेज आपको कर दिए ना, हाँ, तब हमको याद आया कि हम तो किसी को कुछ बोले ही नहीं थे। सब कन्फ्यूजन में है। अब भेजने से क्या होगा, 7 बजे बच्चा देख लेंगे, अगर आ गया तो पढ़ा देंगे, नहीं तो हम सूत जाएंगे यहीं पे। चलिए अगला सवाल है कि अवध राज का अंतिम शासक था, क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा, वाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ये अवध का अंतिम शासक था, अवध का अंतिम शासक था। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अवध मुगल के अधीन राज हुआ करता था। ये जो था अवध का क्षेत्र, अवध जो अभी उत्तर प्रदेश वर्तमान में है, वो सारे क्षेत्र कहलाता था अवध का क्षेत्र। तो अवध का क्षेत्र ये मुगलों के अधीन हुआ करता था, और मुगल जो था वहां पर एक सूबेदार नियुक्त किया करता था। जिस तरह से आप देखिए कि एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन करवाने के लिए राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है, उसी तरह से पहले राजा महाराजा अपने राज्य में सूबेदार नियुक्त किया करता था, गवर्नर नियुक्त किया करता था। अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग पद हुआ करते थे। तो अवध भी मुगल के अधीन एक राज हुआ करता था, परंतु 1724 में अवध के मुगल सूबेदार सादत खां बुरहान मुल्क, क्या नाम है, सादत खां बुरहान मुल्क, अवध को मोहम्मद शाह के समय स्वतंत्र राज घोषित कर दिया। मतलब दिल्ली में जो राजा था, मुगल राजा जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उसी के शासन काल में मोहम्मद शाह इसको नियुक्त किया था अवध में सूबेदार के रूप में। किसको, सादत खां बुरहान मुल्क को, सादत खां बुरहान मुल्क को मोहम्मद शाह अवध में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। और क्योंकि मोहम्मद शाह, क्योंकि बाद में जो उत्तरवर्ती मुगल आया वो कमजोर शासक हुआ करता था, तो इसके कमजोरियों को देख करके क्या कर दिया कि अवध को ये स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब अब हम मुगल के अधीन नहीं है, हमारा अवध जो है स्वतंत्र साम्राज्य बन गया, समझ रहे। और यहीं से 1724 के बाद सादत खां बुरहान मुल्क स्वतंत्र प्रांत घोषित करता है और अवध एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभर जाता है। क्लियर है साहब, बन गया। पहले किसके अधीन था, मुगल के अधीन। किसके समय में अलग हो गया, मोहम्मद शाह। कौन कर लिया, सादत खां बुरहान मुल्क। कब किया, 1724 में। क्लियर है साहब। जब ये अवध अलग से बन गया तो सादत खां का जो कार्यकाल रहा था वो 1724 से 39 तक रहा। ठीक है। सादत खां का जो उत्तराधिकारी बनता है उसका भतीजा एवं दामाद, उसका भतीजा एवं दामाद सफदरजंग। और दिल्ली में पता है कि एक जगह भी है सफदरजंग, पता है ना, तो इसी के नाम पर था। सफदरजंग नवाब बना, जिसका शासनकाल जो रहा 1739 से लेकर के 54 तक रहा। क्योंकि हमको पूछा था अंतिम शासक, तो हम प्रयास किए कि अवध का कम से कम कौन कौन राजा बना है उसका नाम कम से कम जान ले। हो सकता है आपकी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अवध के राजा के रूप में या अवध का शासक नहीं बना था। इस तरह से सवाल अगर पूछ दे तो कम से कम याद रहेगा तब ना कि कौन कौन राजा अवध में हुआ था। हम लोग दो ही जानते हैं, एक सादत खां को जान दिए जो स्थापित किया था और एक अंतिम शासक को। हो सकता है बीच वाला अगर पूछ दे या पूछ दे कि कौन नहीं बना था या कौन बना था अवध का नवाब, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, पहले कौन बना, सादत खां। सादत खां कब से कब, 1724 से लेकर के 39 तक। उसके बाद कौन बना सफदरजंग कब से कब रहा, 39 से लेकर के 54 तक, 1739 से लेकर के 54 तक। क्लियर है साहब। उसके बाद देखिए सफदरजंग का उत्तराधिकारी जो बनता है शुजा-उद-दौला। कौन बना है, शुजा-उद-दौला। कौन बना, शुजा-उद-दौला। और आपको पता है कि 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किसके काल में हुआ था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, उसी के शासनकाल में हुआ था ना। उस समय जो है सो बंगाल का मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का शुजा-उद-दौला, ये तीनों संयुक्त सेना बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। और शुजा-उद-दौला का जो कार्यकाल रहा था 1754 से लेकर के 75 तक, 1754 से 75 तक। क्लियर है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। बक्सर के युद्ध में शामिल अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, जिसमें बंगाल का
कौन था? मीर कासिम। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना थी। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, सेनापति वो था, उसके नेतृत्व की सेना थी। और इसमें बुरी तरह से पराजित हो गया कौन? संयुक्त सेना। नवाबों की संयुक्त सेना पराजित हो जाती है और बाद में जाकर के इसे इलाहाबाद की संधि करना पड़ा। मीर कासिम तो मारा गया, बाकी ये शुजा-उद-दौला और मुगल शासक दोनों क्या कर लिया? इलाहाबाद की संधि 1765 में कर लेता है। क्लियर है साहब? इलाहाबाद की संधि बाद में बताएंगे, जब बंगाल से चीजें आएगा तब बताएंगे वो सब क्या था। चलिए, शुजा-उद-दौला का उत्तराधिकारी आसफ-उद-दौला बना। कौन बना? आसफ-उद-दौला बना, जिसका कार्यकाल 1775 से कब तक रहा? 97 तक रहा। इसके बाद भी और भी नवाब हुए, लेकिन अंतिम नवाब लिख दे रहे हैं, फिर बाद में आपको क्रम दे देते हैं। अवध का अंतिम नवाब 1848 में वाजिद अली शाह बना, जो अमजद अली शाह का क्या था? उत्तराधिकारी था। अमजद अली शाह का उत्तराधिकारी था। अमजद अली शाह जो था 1842 से लेकर के 1848 तक रहा था। और 1848 में इसके स्थान पे बन गया वाजिद अली शाह। कौन बना? वाजिद अली शाह। तो हो सकता है कि अंतिम नवाब पूछा है कि कौन था, तो पूछ सकता है कि वाजिद अली शाह अवध का नवाब कब बना, इसमें भी पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा 1848 में। और 1848 में आपको पता है कि वायसराय कौन था? डलहौजी था। वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश में क्या कर लिया? मिला लिया। क्योंकि जब डलहौजी आया था ना, तो उन्होंने एक नीति चलाई थी जिसको बोलते थे हड़प नीति। क्या बोलते थे? हड़प नीति। हड़प नीति बोलते थे। और यही कारण है कि 1857 की क्रांति में बहुत सारे राजा महाराजा नवाबों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि हड़प नीति या इसी को बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को क्या बोलते थे? व्यापगत का सिद्धांत। क्या बोलते थे? व्यापगत का सिद्धांत। तीनों एक ही है। इसमें हुआ क्या करता था, देखिए, पहले होता क्या था कि जैसे राजा महाराजा हुआ, और राजा महाराजा का अपना पुत्र अगर नहीं है, बेटा नहीं है ना, तो वो गोद लेकर के अपने दत्तक पुत्र को राजा वो बाद में बना देता था। पुत्री तो बन ही नहीं सकती थी, तो दत्तक पुत्र को क्या करता था? बना देता था। लेकिन जब डलहौजी आया ना, तो इन्होंने एक सिद्धांत लाया जिसको बोला गया व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या बोला गया हड़प नीति। इसमें कहा गया कि जिस राजा महाराजाओं को अपना पुत्र नहीं है, वो गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बना सकता है। वो क्या होगा? सम्राट। जहां पर जिस राजा को अपना पुत्र नहीं है, वो सम्राट उस राजा के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। अपनी स्वेच्छा से मिल जाए या तो हम क्या कर लेंगे? जबरदस्ती मिला लेंगे। ठीक है, तो यही नियम कहलाया व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति। ठीक है, सीधी बात, आपको पुत्र नहीं है तो सीधा आपके बाद क्या कर लेंगे? आपके साम्राज्य को हड़प लेंगे। आए समझ में? इस तरह की बातें थी। तो वाजिद अली शाह, क्योंकि इसका तो पुत्र था, लेकिन इसको हड़पना था, क्योंकि अवध का क्षेत्र भी उपजाऊ भूमि में आता था, तो ये चाहता था कि इसको हम ले लें, क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए था? अधिक से अधिक टैक्स चाहिए था, मुनाफा चाहिए था। इसीलिए करके कुशासन का आरोप लगा दिया। किसका? कुशासन का। मतलब सही से शासन यहाँ अवध में नहीं हो रहा, और लगा करके 1856 में क्या कर लिया? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। पूछा जाएगा कि वह कौन सा साम्राज्य था जो अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो क्या बोलेंगे? अवध को सबसे अंतिम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे अंतिम में जो मिलाया गया, किसे मिलाया गया? अवध को मिलाया गया। क्लियर है साहब? कब मिलाया गया? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्या कर ली? से मिलाए गए। मिलाए जाने वाले अंतिम साम्राज्य कौन था? अवध था। यही बात अभी बोले थे ना। चलिए, अवध की जो राजधानी हुआ करती थी, कहाँ हुआ करती थी? लखनऊ हुआ करती थी। क्लियर है साहब? चलिए, वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या का जनक माना जाता है, क्योंकि अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या का जनक माना जाता है। ठीक है, क्या बोले? अब इतना हमको नहीं, ठुमरी संगीत वो अलग अलग होता है तरीका, क्या कहते हैं वो, जिस तरह से लोक अलग होता है, उसमें स्वर अलग होता है, तो उतना संगीत के बारे में हमको पता नहीं है, क्योंकि जिसका आवाज हो बप्पा जैसा, उसको संगीत से क्या लेना देना है कि नहीं। चलिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व
अवध, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? लखनऊ हुआ करती थी। और चाहे तो अवध से बोले या लखनऊ से बोले कि कौन कर रही थी, क्या बोलेंगे? रानी बेगम हजरत महल कर रही थी 1800, क्योंकि 56 में मिलाया और 57 में यहाँ पर क्या हो गया? विरोध शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ की जो महारानी थी रानी बेगम हजरत महल, ये अपने पुत्र को चाह रही थी बनाने के लिए वहां का साम्राज्य। और ये पुत्र भी जो था कैसा पुत्र था? ये दत्तक का पुत्र था। लेकिन अंग्रेज क्या बोला कि दत्तक पुत्र अगर है तो वो राजा नहीं बनेगा, वो साम्राज्य को क्या कर लेंगे? अपने में मिला लेंगे। आ रहा समझ बात है? चलिए, अवध का जो साम्राज्य, अवध का जो नवाब हुआ उसका थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं हम लोग। चलिए, पहले था साद अली खां बुरहान मुल्क, जो कब से कब रहा? 1724 से लेकर के 1739 तक। उसके बाद सफदर जंग 1739 से लेकर के 54 तक। उसके बाद शुजा-उद-दौला 1754 से 1775 तक। क्लियर है साहब? चलिए बताइए तो, सादत खां कब से कब तक? उसके बाद कौन था? सफदर जंग कब से कब तक? उसके बाद 54 से कौन था? शुजा-उद-दौला। चलिए, उसके बाद देखिए आसफ-उद-दौला, आसफ-उद-दौला 1775 से 1797। वजीर अली, वजीर अली 1797 से 98। सादत अली खां द्वितीय, ये 1798 से लेकर के 1814 तक। उसके बाद गाजी उद्दीन हैदर, ये 1814 से 1827 तक। उसके बाद है नासिर उद्दीन हैदर, ये 1827 से लेकर के 1837। उसके बाद है मोहम्मद अली शाह, ये 1837 से लेकर के 1842। उसके बाद है अमजद अली शाह, जिसका उत्तराधिकारी बना था वाजिद अली शाह। तो अमजद अली शाह 1842 से लेकर के 1848, और अंतिम शासक वाजिद अली शाह, ये 1848 से लेकर के 1856। क्लियर है साहब? चलिए, चलिए बस थोड़ा थोड़ा और है। प्राचीन भारत में जंगल वासियों को किस नाम से जाना जाते थे? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा निषाद। जो प्राचीन काल में जो भारत के जंगलों में रहा करता था आदिवासी वगैरह, उसको क्या बोला जाता था? निषाद बोला जाता था। चलिए थोड़ा सा फैक्ट्स यहां से देख लेते हैं। प्राचीन भारत में जंगल वासियों को निषाद कहा जाता था। निषाद का प्राचीन अर्थ जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? अनार्य वंश। निषाद का अर्थ क्या हुआ करता था? जल का शासन। क्या हुआ करता था? जल का शासन। प्राचीन काल में जल, जंगल, खनिज पर निषादों का प्रभाव अधिक था, क्योंकि पहले जो आदिवासी हुआ करता था ना, जो भी जंगल हुआ करता था, पानी हुआ करता था, क्योंकि उसका जीवन तो उसी पर निर्भर था ना, और वहाँ के जो खनिज था सब पर जो प्रभाव था, अधिकार जो हुआ करता था, किसका हुआ करता था? जंगल वासियों का हुआ करता था, जंगल वासियों का। अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में जाइए ना तो आप देखिएगा कि आपको वहाँ पर टिकने नहीं देगा। अब तो थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि सब लोग शिक्षित हुआ है, नहीं तो पहले हम लोग को बोलता था, बाहरी लोगों को दीकू बोलता था। दीकू का मतलब हुआ करता था दुश्मन। बाहरी लोगों को ना दीकू बोला करता था। हम लोग जाते थे तो उसको लगता था कि कोई दूसरा आदमी आ गया, ये आदमी नहीं है, जानवर बुझा रहा है, समझ रहे हैं? हम लोग को ऐसा समझता था वो, मतलब हम लोग से अपरिचित था, वो मुख्य धारा से वंचित था। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। निषाद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में भी क्या होता है? मिलता है। रामायण में निषाद राज का उल्लेख भी मिलता है। निषाद राज मतलब निषाद या निषाद राज का भी उल्लेख मिलता है। बस इससे इतना ही पॉइंट याद रखिए। चलिए अगला देखिए, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ। क्या होगा आंसर इसका? कब हुआ? 50 से 52। चलिए, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर पता है कहाँ पड़ता था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता था? उत्तर प्रदेश, यूपी में। हस्तिनापुर का राजा का नाम सुने थे? दुष्यंत, सुने थे ना? जिसकी, हाँ भरत, सही बात है, जिसकी पत्नी थी शकुंतला और उससे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था भरत, और भरत के नाम पर ही भारतवर्ष इस जगह का नाम पड़ा था। ये तो बड़े होंगे। तो हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 50 से 52 हुआ था। कौन किया था? तो बीवी लाल किया था। कौन किया था? बीवी लाल किया था। थोड़ा सा देख लेते फैक्ट्स, बस लास्ट ही आज कर ही देते हैं,
अब तो संडे है ना, कहीं जाना नहीं है जल्दी से। चलिए खत्म ही कर देते, एक सवाल और बचा हुआ मात्र। चलिए, हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 के मध्य हुआ, क्योंकि पुरातत्व, देखिए उत्खनन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पौराणिक चीजों को खोद करके पता लगाना पुरातत्व विभाग के द्वारा कि कौन सी चीजें पहले थी। तो बीवी लाल के द्वारा 1950 से 52 के बीच हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किया गया। बीवी लाल अभी हाल ही में उनकी क्या हो गई है, निधन हो गई है। अभी हाल ही में करंट अफेयर में भी लिखाए थे कि हाल ही में बीवी लाल का मृत्यु हो गया है। बीवी लाल को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो बीवी लाल अभी इंपॉर्टेंट है साहब, पद्म विभूषण भी मिला है, इनकी मृत्यु भी हो गया है, तो इसलिए करके ये करंट अफेयर के लिहाज से हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बीवी लाल का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो क्या बोलेंगे, पुरातत्व विभाग से, ठीक है ना। चलिए, बीवी लाल ने अयोध्या में मंदिर का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण दिए थे। बीवी लाल जो थे ना, ये पहली बार सबसे पहले यही सबसे प्राचीन तथ्य दिए थे कि यहाँ अयोध्या में पहले राम जन्मभूमि हुआ करता था, राम मंदिर हुआ करता था, समझ रहे। इसके बारे में जो बताया सबसे पहले कौन बताया, बीवी लाल ही बताया। एएसआई की टीम ने डॉक्टर डीबी गणनायक के नेतृत्व में मिशन हस्तिनापुर की खुदाई में पुनः प्रारंभ किया। मतलब सबसे पहले तो बीवी लाल खोज किया और फिर से जाकर के एएसआई की टीम मिलकर के क्या किया, डीवी गणनायक के नेतृत्व में पुनः से फिर से हस्तिनापुर की खुदाई करना शुरू कर दिया, ताकि और भी कुछ चीजें अगर मिलना हो तो मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पांडव टीला की खोज। वहां पर जो है ना, पांडव टीला की खोज की जा रही है, क्योंकि पहले पता लगाया जाता है कि ये चीजें कहां पर होगा, तो उस क्षेत्रों को चिन्हित करके फिर वहां की खुदाई की जाती है। तो यहाँ पर जो खोद अभी हो रहा है पुनः किसके लिए हो रहा है, पांडव टीला की खोज की जा रही है, जिसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसका उल्लेख महाभारत वगैरह में मिलता है। बागपत जिले के सिनौली से हजारों वर्ष पुराने रथ का अवशेष सहित अनेक वस्तु प्राप्त हुए। जो हस्तिनापुर का एक क्षेत्र है, पहले अब वो बागपत जिला हो गया है, वहां से अभी हजारों वर्ष पुराना जो है सो रथ का अवशेष मिला है, ठीक है साहब। तो हो सकता है कि सवाल पूछ दे, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ चीजें हैं ये। चलिए अंतिम सवाल है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि आपको पता है कि जो है मौर्य शासक अशोक ये कई स्तंभों का निर्माण करवाए थे और अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग चिन्हों को स्थापित करवाए थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये पूछा गया कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, बताइए। अब देखिए साहब, ये सब बातें आपको लूसेंट में मिलेगा क्या, ये सब सवाल तभी हो पाएगा आपसे जब आप प्रीवियस ईयर करिएगा, तब आपको जो निषाद वाला मिला, क्या आपको लूसेंट में जल्दी मिलेगा क्या। तो वही बात बोल रहे हैं ना, तो कम प्रीवियस ईयर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि प्रीवियस ईयर मायने रखता है, और प्रीवियस ईयर नहीं करिएगा तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप सवाल एक बार प्रीवियस ईयर का देखिएगा ना, तो लूसेंट भी पढ़िएगा या कोई भी बुक पढ़िएगा, तो आपको लगेगा कि यहाँ से सवाल क्रिएट हुआ था, और आप क्या करिएगा, वहाँ से डीपली पढ़ना शुरू करिएगा, मन लगा के पढ़ना शुरू करिएगा। कभी कभी आप पढ़ते होंगे ना किताब, तो लगता होगा कि क्या ये जो पढ़ रहे हैं लाइन आएगा क्या, ऐसा लगता होगा, अभी भी लगता होगा, जो ये पढ़ा रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, ये गीत आएगा क्या, ऐसा लगता होगा। तो वो चीजें आपका कब, वो जो कॉन्फिडेंस आएगा कब आएगा, जब आप पुराने सवालों को देखेंगे, तब लगेगा कि नहीं यहाँ से सवाल पूछा गया है और यहाँ से पूछा जा सकता है, ये आयोग के नजर में है, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप उस हिसाब से पढ़ना शुरू करिएगा। और नहीं तो ऐसे बोला, एक लड़का बोला कि सर हम तो तैयारी किए हैं, लेकिन होता क्या कि क्या सवाल पूछता नहीं पूछता हमको पता ही नहीं चलता है, पढ़ना शुरू कर दिया, पता है लूसेंट पढ़ चुके 2-3 बार, लेकिन सवाल कैसे पूछता है, क्या पूछता पता नहीं है, तो उसकी प्रकृति कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकीसा स्तंभ, क्या हो जाएगा, संकीसा स्तंभ। अब ये पूछा है हाथी की बात, तो दूसरा भी बात पूछ सकता है, तो थोड़ा सा देख लेते दूसरा बात। चलिए, संकीसा मौर्य स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित है। संकीसा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद रामपुरवा स्तंभ पर बैल का मूर्ति अंकित है। देखिए, हो सकता है अभी हाथी पूछा तो पूछ सकता है कि मौर्य काल का जो स्तंभ है, किस स्तंभ पर बैल की मूर्ति को अंकित किया गया है, तो रामपुरवा। और रामपुरवा कहाँ है, चंपारण में, चंपारण में है साहब रामपुरवा, ठीक है, बिहार के चंपारण में, ठीक है ना, क्या बोले,
नहीं वो पूर्वी में है। लौरिया अरेराज स्तंभ, क्या बोले? हाँ लौरिया है, हाँ लौरिया है, ये है पश्चिमी में, और वो नहीं ये पश्चिमी में है। हाँ रामपुरवा पूर्वी। लौरिया अरेराज स्तंभ पर वीएस स्मिथ के अनुसार गरुड़ अंकित है। तो देखिए रामपुरवा पर क्या है? बैल है। संकिसा पर क्या है? हाथी है। और लौरिया अरेराज पर क्या है? गरुड़ है। जबकि अन्य इतिहासकार सिंह मानते हैं। देखिए दोनों चीज लिख दिए, कंट्राडिक्शन भी है तो वो भी लिख दिए कि जो वी स्मिथ है ये मानता है कि लौरिया अरेराज पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है, जबकि अन्य इतिहासकार है वो मानता क्या है? सिंह है। ठीक है साहब, तो हो सकता है कि यहाँ से कंट्राडिक्शन है तो आपको सवाल पूछ सकता है इतिहासकारों के आधार पर। ठीक है, कि वी स्मिथ के अनुसार, ठीक है, लौरिया अरेराज पर किन जो है सो चिन्हों को अंकित किया गया है, तो आप बोलेंगे गरुड़, या फिर अन्य इतिहासकार रहेगा तो क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। चलिए, लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष स्तंभ पर मोर अंकित किया गया है। देखिए यहाँ पर है अरेराज और यहाँ पर है नंदनगढ़, याद रखिएगा। नंदनगढ़ पर कौन है? मोर है, और अरेराज पर गरुड़ या सिंह है। चलिए, सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंह है। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंह अंकित किया गया। ठीक है, धौली का हाथी भी मौर्यकालीन कला का क्या है? उदाहरण है। धौली का हाथी, ये धौली में भी बनाया गया है, वो भी क्या है? हाथी बनाया गया। ठीक है, तो हाथी देखिए संकिसा पर और धौली पर। क्लियर है साहब? तो संकिसा पर क्या था? हाथी था। रामपुरवा पर, अरेराज पर, नंदनगढ़ पर, नंदनगढ़ पर, सारनाथ में और धौली में हाथी। क्लियर है साहब? चलिए, ये हिस्ट्री का जो मेंस था दरोगा का 2022 का, वो आपका हो गया हिस्ट्री कंप्लीट।